नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को 21 मार्च से लेकर 27 मार्च का जो प्रमुख घटना है उसको देखने का प्रयास करते हैं। और अभी आने वाले वर्षों में मतलब क्या आने वाले समय में 3-4 महीना में लगभग अगस्त अक्टूबर तक बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। और सभी एग्ज़ामों अभी आप देख रहे होंगे जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम जिस भी स्तर का हो, उन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स का एक अहम रोल होता है। और यह करंट अफेयर्स ही आपको उस रिज़ल्ट से बाहर करता है और उस रिज़ल्ट के अंदर रखता है। तो इतना महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरे एग्ज़ाम करंट अफेयर्स नहीं रहता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स रह रहा है। और बहुत सारा एग्ज़ाम तो ऐसा हो रहा है जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो मात्रा जो है, प्रश्नों की जो संख्या है वह 10 से अधिक 20-30 प्रश्न की संख्या कर दिया गया है। तो इतना वैल्यूएबल है करंट अफेयर्स, यह भी आप यहाँ से देखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो करंट अफेयर्स एक अपना अहम रोल निभाने के साथ साथ आपका रिजल्ट भी तय करता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 हाल ही में प्रकाशित हुई। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 हाल ही में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार भारत ने 2020 में क्षय रोग के पंजीकरण में 24% की साल दर साल गिरावट दर्ज की है। मतलब क्या भारत जो है यह टीबी से मुक्त होने के कगार पर, मतलब क्या भारत सरकार का ये लक्ष्य है 2025 तक जो हम इस देश से टीबी को मुक्त कर दें। टीबी मतलब क्या, ये टीबी नहीं, टीबी जो बीमारी है जिसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, उस बीमारी से मुक्त कर दिया जाए। तो अभी हाल ही में 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट के तहत यह दिखलाया गया है कि भारत में जो टीबी का जो क्षय रोग का जो पंजीकरण है उसमें 24% की साल दर साल गिरावट हुआ। मतलब क्या इतना कमी आया है। कितनी घातक है बीमारी वो आप यहाँ देख सकते हैं। 24.04 लाख लोगों को 2019 में टीबी की बीमारी हुई। 79.14 हज़ार लोगों की 2019 में टीबी से मौत हुई। लगभग 80,000 लोग टीबी से मरे हैं 2019 में। दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी का जो मरीज़ है, क्षय रोग का जो मरीज़ है, वह प्यारा भारत में है। 2.2 लाख करोड़ रुपए का टीबी से सालाना नुकसान हो रहा है। और यह सब आंकड़ा कौन बता रहा है? तो इंडिया टीबी एनुअल रिपोर्ट 2020। मतलब क्या है, जो सालाना जो एक रिपोर्ट जारी किया जाता है उस रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा हम सभी के सामने आया है। कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों और लॉकडाउन के बीच भारत में अनुमानित 18.05 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जनवरी से फरवरी 2020 के बीच टीबी के पंजीकरण में 6% की वृद्धि हुई है। बाद में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ने टीबी के लापता मामलों पर अंतर को बंद कर दिया था। इस प्रकार अप्रैल की तुलना में दिसंबर तक 11% अधिक मामले सामने आए। 2019 में 24.04 लाख मामले सामने आए, जिनमें उपचार की सफलता दर 82% थी, जबकि मृत्यु दर जो है वह 4% थी। भारत में क्षय रोग सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसमें आमतौर पर बड़े पैमानों पर रोगियों के साथ साथ समुदायों के लिए विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय परिणाम होते हैं। दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा 2.64 मिलियन क्षय रोग रोगी हैं। यह दुनिया के टीबी के 30% मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। कब तक? यह बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2025 तक, यह आप याद रखेंगे। 2025 तक भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि वह टीबी मुक्त कर देगा इस देश को। इस उद्देश्य के साथ भारत जल्द से जल्द मामलों का पता लगाने और नए मामलों के उद्भव को रोकने के लिए टीबी देखभाल का विस्तार कर रहा है। तो यह इस डाटा में आपको बहुत सारा प्रश्न बनता है, लेकिन एक प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जामों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं में जिसकी पूछने की पूरी संभावना है, वह एग्ज़ाम में 2025 यह डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि यह बहुत सारे एग्ज़ाम यह पूछा जा चुका है।
कि जो भारत सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक का भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा है। किसके लिए? तो टीबी से मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट, भारत ने एससीओ के नवरोज समारोह में भाग लिया। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सचिवालय में आयोजित नवरोज समारोह में भाग लिया। नवरोज समारोह जो है यह कहाँ मनाया गया है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे ऑलरेडी। तो चीन के बीजिंग मनाया गया है। और कब? तो 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सचिवालय में आयोजित नवरोज समारोह में भाग लिया। नवरोज ईरानी और फारसी नव वर्ष समारोह है। नवरोज जो है ये किस देश का? तो ईरानी और फारसी नव वर्ष समारोह है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस समारोह में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने भाग लिया। इसमें साथ ही अन्य एससीओ, मतलब क्या, भारत की तरफ से विक्रम मिस्री जी जो राजदूत हैं, उनके साथ साथ और अन्य एससीओ सदस्य देशों के राजनयिक, मतलब क्या, और जो एससीओ के जो मेंबर राष्ट्र, मतलब सदस्य राष्ट्र हैं, उनके राजदूतों, उनके राजनयिकों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। इस उत्सव में 500 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस समारोह के दौरान भारतीय दूतावास ने योग, कथक और भारतीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर भारतीय राजदूत ने भारत और एससीओ की मित्रता के पोषण के प्रतीक के रूप में एक चीड़ का पेड़ भी लगाया। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। नवरोज या नवरोज यह ईरानी नववर्ष है, जिसे फारसी नववर्ष या पार्सियन न्यू ईयर के रूप में भी जाना जाता है। नया साल वसंत विषुव या मार्च विषुव पर शुरू होता है, जिसे फरवरदिन के पहले दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। फरवरदिन ईरानी सौर कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह दिन दुनिया भर में कई समूहों द्वारा मनाया जाता है। नवरोज की उत्पत्ति ईरानी और पारसी संस्कृति की है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत और जापान में पेटेंट सत्यापन में सहयोग के लिए सहमति हुआ। भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के लिए सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में सहयोग करने के लिए एक दूसरे के कार्यालयों को मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। भारत और जापान के बीच पेटेंट सत्यापन करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि दोनों देशों के बीच सहमति प्रदान की गई है। तो भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के लिए सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में सहयोग करने के लिए एक दूसरे कार्यालयों को मान्यता देने के लिए सहमति दिया गया है। पेटेंट यदि आप करवा लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो वह एक, आप देखिएगा कभी कभी रहता है कि कॉपीराइट नहीं कर सकते, तो आप पे वो कार्रवाई हो जाएगी। यदि आप किसी भी वस्तु का, या कोई आपका चैनल है, या कोई आपका लोगो है, जैसे पार्ले हुआ, विटामिन, मतलब का ब्रिटानिया हुआ, या इस प्रकार का जो भी कंपनी है, जैसे एप्पल है, या आप नाम सुने होइएगा डायनामिक के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आविष्कार किया गया, या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, तो उन सबों का उन्होंने पेटेंट करवाया। पेटेंट करने के बाद क्या होता है कि यदि आपकी बिना अनुमति से यदि कोई उसी वस्तु का उसी रूप में यदि कोई उपभोग कर रहा है या उसका कोई नकल कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पेटेंट मतलब कि उसको कॉपी करने से पहले उसको आपसे अनुमति लेना होगा और आपको कुछ रुपया उससे देना पड़ेगा, मतलब कि वह व्यक्ति आपको रुपया देगा। तो पेटेंट से इतना बड़ा फ़ायदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों देश, एक यहाँ भारत और यहाँ जापान, दो हैंड को दिखाया गया है, मतलब कि दोनों पर सहमति हुआ है। इसी चीज़ को इससे दर्शाया गया है। औद्योगिक संपत्ति पर सहयोग के ज्ञापन के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और जापान पेटेंट कार्यालय JPO की चौथी समीक्षा बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले चरण की बैठक की अध्यक्षता गुरु प्रसाद महापात्रा ने की, जो DPIIT के सचिव हैं, और जापान की ओर से इसमें तोशीहिदे कासुतानी ने हिस्सा लिया, जो जापान के आयुक्त हैं। इस बैठक के दौरान पायलट पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे PPH कार्यक्रम के पहले वर्ष की समीक्षा किया गया। बैठक का एजेंडा क्या था वो भी देख लेते हैं। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने भारत और जापान के बीच औद्योगिक संपत्ति पर सहयोग समझौते के तहत प्रगति की समीक्षा की। किसके बीच? भारत और जापान के बीच
जो प्रगति की जो है संपत्ति, जो औद्योगिक संपत्ति, उसके प्रगति पर विचार किया, उस पर मतलब क्या बैठक हुआ, उस पर सहयोग के बारे में और पूर्व में इस पर क्या कार्य हुआ, इस पर चर्चा किया। नेक्स्ट, फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट। ताइवान की विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया। इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के अनानास भी इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट कहाँ, तो ताइवान में, और यह किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ताइवानी विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान के अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए, किसके द्वारा, चीन के द्वारा ताइवान के अनानास पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसकी निंदा करने के लिए फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया गया है। और इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के अनानास भी इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। फ्रीडम पाइनएप्पल ताइवान से अनानास के आयात पर चीनी प्रतिबंध के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। चीनी सरकार ने वर्ष 2021 में अनानास के लिए सीजन शुरू होने से ठीक पहले ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन सरकार ने आयात पर रोक लगाते हुए कहा कि अनानास आयात कीटों से दूषित पाए गए थे। हालांकि ताइवान के विशेषज्ञों और उत्पादकों और सरकार द्वारा इसका खंडन किया गया था। इस आंदोलन का नाम एक प्ले ऑन फ्रीडम फाइटर्स से प्रेरित है। ताइवान ने प्रतिबंध का जवाब कैसे दिया? प्रतिबंध का सामना करने के बाद ताइवानी सरकार ने अपने नागरिकों और अन्य राजनयिक सहयोगियों से फ्रीडम पाइनएप्पल की खपत बढ़ाने के लिए कहा था। सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी वादा किया है, जो प्रतिबंध के कारण नुकसान से गुजरेंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया जिसका नाम है ईट ताइवान्स पाइनएप्पल्स अंटिल यू ब्रूस्ट। यह अभियान अपने नागरिकों को स्थानीय अनानास की खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। ताइवान के रेस्तरां ने भी अपने व्यंजनों में अनानास को शामिल किया। मतलब ताइवान के होटलों में भी अब अनानास का व्यंजन मिलेगा। ज्वालामुखी बॉन्ड। डेनिश रेड क्रॉस ने घोषणा की कि उसने कई वित्तीय फर्मों के साथ मिलकर ज्वालामुखी से संबंधित आपदाओं के लिए अपनी तरह का पहला आपदा बॉन्ड लॉन्च किया है। किसने? तो डेनिश रेड क्रॉस ने घोषणा की कि उसने रेड क्रॉस ने घोषणा किया कि वित्तीय फर्मों के साथ, मतलब कि उसने और कई सारे वित्तीय फिनेंशियल फर्मों के साथ मिलकर उसने इस ज्वालामुखी जैसे आपदा से निपटने के लिए पहला आपदा बॉन्ड लॉन्च किया है। यह बॉन्ड जो आपदा राहत एजेंसी को चिली, इक्वेडोर, कैमरून, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया जैसे 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण पीड़ित लोगों को जल्दी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इस परियोजना के भागीदारों का लक्ष्य इस बॉन्ड के लॉन्च के साथ 3 मिलियन जुटाने का है। यह पैसा डेनमार्क के रेड क्रॉस की शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। बॉन्ड में शुरुआती निवेशक प्लेनम इन्वेस्टमेंट और श्रोडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। किस द्वारा शुरू किया गया? रेड क्रॉस के द्वारा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, पहला है यह। आपदा बॉन्ड भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017 में बेचे गए इन महामारी बॉन्डों की आलोचना की जाने लगी जब वे 2019 में इबोला के प्रकोप के दौरान और 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रारंभिक चरणों में भुगतान करने विफल रहे। ये बॉन्ड कोविड-19 संकट के बीच भी घाटे में चल रहे थे, यह भी याद रखेंगे। रॉयल बहरीन नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास। 18 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना कॉर्वेट अल मुहर्रक के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। पैसेज एक्सरसाइज नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संयोजिकता को बढ़ावा देना तथा
भारत और बहरीन दोनों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाना है ताकि उभरती हुई समुद्री चुनौतियों का सामना करने में सहकारी भागीदारी का निर्माण हो सके। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, पाशक संयुक्त सेनाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और बहरीन के बीच, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किस सेना के बीच, तो नेवी के बीच, यह भी याद रखेंगे। किसके बीच होता है, तो नेवी के बीच होता है यह, क्योंकि यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसके किस और कहाँ, तो फारस की खाड़ी में, यह भी याद रखेंगे हम लोग। यह देखिए कुछ इस तरह का कुछ पिक्चर दिखाया गया है, दोनों देशों के सेनाओं के बीच जो अभ्यास किया जा रहा है वह इस तरह को दिखाया गया है। बहरीन के राजा कौन हैं, हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है, तो हमद बिन ईसा अल खलीफा। यहाँ सीधा पूछा जा सकता है प्रश्न कि बहरीन के राजा का नाम बताएं। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, और बहरीन की मुद्रा क्या है, तो बहरीन का मुद्रा है बहरीन दिनार। तो इस तरह से वन लाइनर प्रश्न भी यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSN यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का प्रकाशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 3.819 स्कोर के साथ भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान दिया गया। रैंकिंग में फिनलैंड चौथी बार सबसे ऊपर, मतलब सबसे खुशहाल देश है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न, यह जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का प्रकाशन किया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो 139। कुल कितने देशों को शामिल किया गया, 149 देशों को। भारत को कुल कितना रैंक दिया गया, 3.819 स्कोर के साथ भारत को 139 रैंक दिया गया है। कुल कितने कंट्री में, तो 149 कंट्री में 139 रैंक इंडिया को दिया गया है। फर्स्ट रैंक कौन सा कंट्री का, फिनलैंड। फिनलैंड कैमी मतलब क्या, लगातार कितने बार फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर रही, तो लगातार चौथी बार फिनलैंड जो है वह फर्स्ट रैंक पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रही। यह भी यहाँ से देखना पड़ेगा। अब देखिए भारत में क्या है, खुशहाल नहीं है भारत। 2013 में भारत का रैंक था 111, 15 में 17, 16 में 18, 17 में 122, 18 में 133, 19 में 140, 2020 में 144 और 2021 में 139। मतलब आप देख सकते हैं, आप भारत में जो है खुशी की कमी लगातार झलक रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है, वास्तव में वैसे देखा जाए तो भारत के लोग वास्तव में भी बहुत कम खुश हैं, क्योंकि एक तो कोरोना महामारी अभी तो पूरा दुनिया इससे ग्रसित है, लेकिन भारत में इसका सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ा है। क्यों, तो एक तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या भी भारत में है चीन के बाद, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है। इन सबों के कारण जब इन सबों की कमी रहेगी तो लोग खुश कहाँ से रहेंगे, तो यह यहाँ पर दर्शाया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत खुशहाल देशों की लिस्ट में 139वें स्थान पर है। पिछले 8 सालों में भारत की रैंकिंग में लगातार खराब हुई है, सुधार नहीं हुआ है, खराब हो रहा है। लगातार भारत का जो स्कोर जो है वह लगातार गिरता ही जा रहा है, जबकि सुधार होना चाहिए। दुनिया बढ़ता तो आगे बढ़ना चाहिए इसमें, लेकिन और लगातार इसमें क्या हो रहा है, भारत में खराबी ही आ रहा है। भारत के खुशहाल का जो रिपोर्ट है वो लगातार कम ही होता जा रहा है। यह 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। यह कैमी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो 9वीं, यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है। यह 2018-20 की समय अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। यह किन वर्षों के सर्वेक्षण पर आधारित है, 2018 से लेकर 2020 तक के सर्वेक्षणों के रिपोर्ट पर यह आधारित है। यह भी याद रखेंगे हम लोग। सबसे कम खुशहाल देश अफगानिस्तान। सबसे लास्ट रैंक किसका, अफगानिस्तान। फर्स्ट रैंक किसका है, फिनलैंड का। इंडिया का रैंक कौन सा है, 139। अफगानिस्तान का रैंक कौन सा है, 149। जिम्बाब्वे 148 और रवांडा 147। अफगानिस्तान 149 के अलावा सभी पड़ोसी देश भारत से ऊंचे स्थान पर। मतलब एकमात्र अफगानिस्तान के अलावा जो भी नियरेस्ट कंट्री है भारत का पड़ोसी राष्ट्र, वह सभी भारत से अच्छे रैंक पर है। तो यह इस पर भी भारत सरकार को मतलब क्या ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा। इस वर्ष 2021 रिपोर्ट में 2 विधियों का उपयोग करते हुए देश को स्थान दिया गया। पिछले 3 वर्षों के सर्वेक्षणों 2018-20 से डेटा का उपयोग करके और केवल 2020 से डेटा का उपयोग करके। तो यह भी यहाँ से याद रखेंगे। 18 से 20 का डेटा रिपोर्ट इकट्ठा किया लगातार 2 वर्षों का, और फिर
सिर्फ 20 का रिपोर्ट, इन दोनों के बेस पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। 2021 के रिपोर्ट पर फोकस किन किन बातों पर दिया गया, यह भी कभी कभी पूछा जाता है। सर्वेक्षण जैसे मुद्दों पर आधारित था। लोगों के जीवन की संरचना और गुणवत्ता पर कोविड-19 का प्रभाव कैसा पड़ा, महामारी से निपटने में सरकारों का उस राष्ट्र के सरकारों का प्रदर्शन कैसा रहा, कोविड-19 जैसे परिस्थितियों से निपटने के लिए, इस पर भी ध्यान दिया गया। रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा से संबंधित आंकड़ों पर भी ध्यान दिया गया। मतलब कि इन बेसों पर, इन बातों को बेस बनाकर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के अध्यक्ष कौन है, जेफरी सैक्स। कौन है, UNSDSN के अध्यक्ष कौन है, तो जेफरी सैक्स। इसका सचिवालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, USA, पेरिस, फ्रांस, कुआलालंपुर और मलेशिया, इतना जगह पर इसका कार्यालय है। यह भी आप यहाँ से इसी समय थोड़ी सी बातों को आप याद रखेंगे। हूती विद्रोहियों के समक्ष रियाद की युद्ध विराम योजना। सऊदी अरब द्वारा यमन में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नई शांति पहल प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा, सऊदी अरब द्वारा। कहाँ पर, तो यमन में एक युद्ध जारी था, उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में देशव्यापी युद्ध विराम तथा हवाई और समुद्री मार्गों को फिर से खोला जाना, शाना हवाई अड्डे को फिर से खोलना तथा होदेदा बंदरगाह के माध्यम से ईंधन और खाद्य सामग्री के आयात की अनुमति देना, यह किया गया। तो यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। पाबी एंटी टेरर 2021, पाबी एंटी टेरर 2021, पाबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय उज्बेकिस्तान की ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद RATS क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान घोषित किया गया था। भारत, पाकिस्तान और चीन सहित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पर पाबी एंटी टेरर 2021 का थीम दिया गया, कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी नेता इसमें शामिल हुए थे। इंडिया, पाक, चाइना टू पार्टिसिपेट इन SCO ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज पाबी एंटी टेरर 2021, यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं। नॉर्वे में बनेगी दुनिया की पहली शिप टनल। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। सुरंग को स्टेट शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेट वेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाए। किसके तहत, तो उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेट वेट प्रायद्वीप के तहत इसको बनाया जाएगा नॉर्वे में। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देख लीजिए इस तरह से वह बनाया जाएगा। नॉर्वे की मुद्रा क्या है, तो नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है, तो एर्ना सोलबर्ग। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है, एर्ना सोलबर्ग। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। तो यह भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है और पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, राज्य और राजधानी। तो स्टेट के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम में कंट्री, मतलब स्टेट तो बहुत कम ही पूछा जाता है, कंट्री के बारे में ही पूछा जाता है कि फलाने कंट्री की राजधानी कौन सा है, या उस कंट्री की मुद्रा क्या है, या उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या राष्ट्रपति कौन है। इस तरह से प्रश्न मतलब अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फिर से शुरू किया जाएगा US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। जो बाइडन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रशासन ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने का फैसला किया। यह संवाद इससे पहले भी चलता था, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। तो यह न्यूज़ यहाँ पर दिया गया है। तो यह देख सकते हैं आप, प्यारा भारत का तिरंगा और अमेरिका का झंडा यह दिखाया गया है।
तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।